हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पी एकेडमी। मैं चारू अग्रवाल आज की वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ आदर्शवाद के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। इससे पहले की जो वीडियो है वो आ चुकी है, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हमारा आदर्शवाद है, इसमें ही हम आज की वीडियो में ही हम आदर्शवाद को पूरी तरह से कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है हमारा, आदर्शवाद का अर्थ एवं परिभाषा स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आदर्शवाद होता क्या है। ठीक है, तो आदर्शवाद शब्द अंग्रेजी भाषा के आइडियलिज्म शब्द से का हिंदी रूपांतर है। आइडियलिज्म शब्द की उत्पत्ति प्लेटो के विचारधारी सिद्धांत से हुई है, जिसका अर्थ है अंतिम सत्ता विचारों की है। ठीक है, तो सबसे पहले आइडियलिज्म की यानी कि आदर्शवाद के जनक कौन है, वो है प्लेटो। ठीक है, और इसका अर्थ क्या होता है, आइडियलिज्म का अंतिम सत्ता विचारों की है, यानी कि विचारों को इसमें महत्व दिया गया है। आदर्शवादी धारणा के अनुसार आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत की अपेक्षा अधिक सशक्त है, यानी कि आध्यात्मिक जगत को यहाँ पे महत्व दिया गया है, क्योंकि यह आध्यात्मिक जगत ही सत्य है। भौतिक जगत नाशवान है, यानी कि उसका अंदर नाश हो जाता है, नष्ट हो जाता है। आध्यात्मिक जगत जिसके मूल में विचार है कि ज्ञान से मन तथा आत्मा का ज्ञान होता है। ठीक है, आगे देखें। आदर्शवादियों की धारणा है कि उच्च मूल्यों व आदर्शों को प्राप्त करके ही मनुष्य का आत्मबोध हो सकता है। इसे आत्मबोध के मार्ग पर चलकर वह परम ब्रह्म परमेश्वर से साक्षात्कार कर सकता है। आदर्शवादियों के अनुसार वस्तु तथा पदार्थ असत्य हैं, केवल विचार ही सत्य हैं, अपरिवर्तनशील हैं तथा सर्वव्यापी हैं। इसके द्वारा मन तथा आत्मा का ज्ञान केवल विचारों द्वारा ही संभव है। आदर्शवादी जड़ प्रकृति की अपेक्षा मानव को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि उनमें विचार करके अनुभव करने तथा रचना करने की क्षमता है। आदर्शवादियों के अनुसार संपूर्ण जगत को दो रूप हैं, भौतिक जगत व आध्यात्मिक जगत। आदर्शवादियों के अनुसार वस्तु तथा पदार्थ असत्य है, केवल विचार ही सत्य हैं, अपरिवर्तनशील हैं तथा सर्वव्यापी हैं। इनके द्वारा मन तथा आत्मा का ज्ञान केवल विचारों द्वारा ही संभव है। सरल शब्दों में कहें तो आदर्शवाद वह दर्शन है जिसने मन की प्रकृति को वास्तविक माना है। किसे वास्तविक माना है? मन की प्रकृति को वास्तविक माना है। आदर्शवादियों का विश्वास है कि जो बात सत्य या वास्तविकता है वह अवश्य ही आध्यात्मिक या मानसिक है। उनका यह भी विश्वास है कि भौतिक संसार मन की अभिव्यक्ति का साकार रूप है, यानी कि हमारे द्वारा मन में जो सोची गई जो भी चीजें हैं, ठीक है, उसी का साकार रूप, यानी कि उसका ही एक प्रमाणित रूप या साकार रूप या कि पूरा हुआ रूप जो है वो क्या है, भौतिक संसार है। ठीक है, आगे देखिए। आदर्शवाद की परिभाषा। तो रॉस के अनुसार क्या है कि आदर्शवादी दर्शन के कई भिन्न रूप हैं, किंतु सभी के पीछे यही प्रमुख विचार है कि मन या आत्मा जगत की सार वस्तु है और सच्ची वास्तविकता मानसिक होती है। ठीक है, हेडिसन के अनुसार आदर्शवाद मनुष्य के आध्यात्मिक पक्ष पर बल देता है, क्योंकि आदर्शवादियों के अनुसार आध्यात्मिक मूल्य मनुष्य और जीवन के अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू हैं। सीमित मन असीमित मन से उत्पन्न होता है। व्यक्ति तथा संसार दोनों बुद्धि की अभिव्यक्तियां हैं। भौतिक जगत की व्याख्या आध्यात्मिक जगत से ही की जा सकती है। ठीक है, रोजन के अनुसार आदर्शवादियों का विश्वास है कि ब्रह्मांड की अपनी बुद्धि एवं इच्छा है और सब भौतिक वस्तुओं को उनके पीछे विद्यमान मन द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। आगे देखें। नेक्स्ट है हॉर्न के अनुसार आदर्शवाद का सार है कि ब्रह्मांड बुद्धि एवं इच्छा की अभिव्यक्ति है। विश्व के स्थायी तत्व की प्रकृति मानसिक है तथा भौतिकता की बुद्धि द्वारा व्याख्या की जा सकती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आदर्शवाद के सिद्धांत को व्यक्त कीजिए। सिद्धांत को व्यक्त कीजिए पूछे या फिर विशेषताएं पूछे, एक ही चीज है। ठीक है, कि आदर्शवाद की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो सिद्धांत और विशेषता एक ही चीज हो गई है। ठीक है, तो क्या है देखिए। पहले देखिए, यह जगत के दो रूपों में विश्वास रखता है। कौन कौन से? आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत, यानी कि जो आदर्शवाद है वो दो जगत को मानता है, आध्यात्मिक और भौतिक। ठीक है, जबकि हमने प्रकृतिवाद पढ़ा था वो क्या है, सिर्फ भौतिक जगत को मानता है। ठीक है, नेक्स्ट है, यह जड़ प्रकृति की अपेक्षा मनुष्य को अधिक महत्व देता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या है, आदर्शवाद क्या है, मनुष्य को अधिक महत्व देगा, जबकि यहाँ पे प्रकृतिवाद में किसे, प्रकृति को महत्व दिया गया था। नेक्स्ट देखिए, यह भौतिक जगत से आध्यात्मिक
जगत को अधिक महत्वपूर्ण मानता है। फिर देखिए, यह वस्तु की अपेक्षा विचार को अधिक महत्व देता है। नेक्स्ट है, इसके आध्यात्मिक मूल्यों सत्यम शिवम सुंदरम का महत्व अधिक है। फिर देखिए, यह व्यक्ति के मन के विकास पर बल देता है। फिर है, यह विभिन्नता में एकता के सिद्धांत पर बल देता है। आगे देखिए, अतः उपयुक्त समस्त बिंदुओं से यह स्पष्ट होता है कि आदर्शवाद मनुष्य आध्यात्मिक जगत, विचारों, मूल्यों तथा एकता को सर्वाधिक महत्व देता है। आदर्शवाद के अनुरूप स्व का ज्ञान, आत्मानुभूति, आध्यात्मिक जगत ही व्यक्ति को विकास की चरम सीमा पर ले जाते हैं। अतः आध्यात्मिक विचार मानव के कल्याण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्यों का विवेचन कीजिए, यानी कि शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य हैं इसके बारे में हमें बताना है। ठीक है, आदर्शवादी शिक्षा दर्शन के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य, पहला है आत्मानुभूति या व्यक्तित्व का उत्कर्ष करने का उद्देश्य। नेक्स्ट है शाश्वत मूल्यों तथा आदर्शों की प्राप्ति का उद्देश्य। फिर है मनुष्य की मूल प्रवृत्तियों का आध्यात्मिक प्रवृत्ति में बदलने का उद्देश्य। नेक्स्ट है सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि का उद्देश्य। नेक्स्ट है पवित्र जीवन की प्राप्ति का उद्देश्य, और उसके बाद आता है पूर्ण चेतना की प्राप्ति का उद्देश्य। देखिए, फ्रॉवेल इसके लिए क्या कहते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य भक्तिपूर्ण, पवित्र एवं कलंक रहित जीवन की प्राप्ति है। आगे देखें, हॉर्न के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य मानव को अपने प्राकृतिक वातावरण तथा विश्व की अंतिम प्रकृति के साथ अनुकूलन करने की क्षमता प्रदान करना है। प्लेटो के अनुसार शारीरिक स्व, सामाजिक स्व, बौद्धिक स्व तथा आध्यात्मिक स्व का विकास करना ही शिक्षा का उद्देश्य है। रस्क के अनुसार आदर्शवादी शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तित्व को ऊंचा उठाना, युग संपन्न करना, सार्वभौमिक मूल्यों से संपृक्त होना व्यक्तित्व का लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आदर्शवाद का मूल्यांकन कीजिए। मूल्यांकन कीजिए पूछ रहे हैं आपसे, गुण या दोष पूछ रहे हैं, एक ही चीज है। ठीक है, आगे देखिए, आदर्शवाद का मूल्यांकन, सबसे पहले हम गुण देखेंगे। तो इसमें क्या क्या गुण है? पहला है आदर्शवादी शिक्षा में बालक के व्यक्तित्व का आधार किया जाता है। ठीक है, यानी कि सबसे पहले उसके व्यक्तित्व को आधार बनाकर उसका विकास करना शुरू किया जाता है। नेक्स्ट है आदर्शवादी शिक्षा बालकों में सत्यम, शिवम और सुंदरम ऐसे कुछ गुण का विकास करती है, फलस्वरूप बालकों का उत्तम चरित्र का निर्माण होता है। नेक्स्ट है आदर्शवाद प्रक्रिया, शिक्षा की प्रक्रिया में शिक्षक को अति महत्वपूर्ण स्थान देता है। इसमें बालक और समाज दोनों का ही हित होता है। नेक्स्ट है आदर्शवाद आत्म अनुशासन और आत्म नियंत्रण के सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है। इन सिद्धांतों का शिक्षा में अति महत्वपूर्ण स्थान है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, आदर्शवाद शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित करने में अद्वितीय स्थान रखता है। केवल आदर्शवाद ही शिक्षा के उद्देश्यों की विस्तृत व्याख्या करता है। नेक्स्ट देखिए, दोष है। पहला है आदर्शवाद के उद्देश्य अमूर्त है और इनका संबंध भविष्य से है। नेक्स्ट है आधुनिक शिक्षण शास्त्र के क्षेत्र में आदर्शवाद का कोई विशेष देन नहीं है। नेक्स्ट है आदर्शवाद बालक को गौण स्थान तथा शिक्षक तथा आदर्श को मुख्य स्थान देता है। नेक्स्ट है आदर्शवाद हमें जीवन के अंतिम ध्येय की ओर ले जाता है, जिससे हमें इस समय कोई प्रयोजन नहीं है। हम तो इस समय यह चाहते हैं कि हमारी रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पे आपकी वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आपने अभी तक अगर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा और इसका जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।